नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। कुछ लोग बोल रहे कि अब कश्मीर में टूरिज्म कम हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर इंडियन सरकार ने ये चीज कर लिया तो जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म डबल हो जाएगा। देखिए, अभी इंडिया के पास दो तरीके हैं। लोगों के प्रेशर में लोग उतना दिमाग लगा के नहीं सोचते हैं। लोग बस यही बोलेंगे कि बॉर्डर पे वॉर कर दो, लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान की ही चाल है। चाइना और पाकिस्तान चाहता है कि इंडियन आर्मी एक वॉर में उलझे ताकि इन्वेस्टर्स वगैरह इंडिया में ना आए। ये जो चाइना से डाइवर्ट होके इंडिया में एप्पल से लेके हर एक कंपनी जो आ रहा है, चाइना अलॉन्ग विथ पाकिस्तान इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है, एक वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है इंडिया में बिजनेसेस क्रिएट ना हो। लेकिन इंडिया अगर दिमाग लगाए, अगर गांधी ना बने, तो इंडिया के पास बहुत सारा ऑप्शन है। एक बॉर्डर पे वॉर पे उलझने से कई ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हमें इंडिया को दिखाना है कि ये जो मूल्य पाकिस्तान के मूल्य बर्बर है, हम इंडियंस को दिखाना पड़ेगा कि बर्बरियत में हम पाकिस्तान के भी बाप है। पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करो, इनके बीवी बच्चों को कुचल के, इनके हाथों में चूड़ी पहना के इनके पॉलिटिशियंस के पास भेजो। ये लोग इंडियंस के इंसानियत को, इंडियंस की वीकनेस समझते हैं और एक पागल खुद को पागल बोल के बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उस पागल की नौटंकी करने के सामने जब सचमुच का एक रियल संकी आ जाता है ना, तब उसकी हिल जाती है। ये है तो एक्चुअली कायर कुत्ते जो कि साइको होने का नाटक करते हैं, लेकिन जब इंडिया ये प्रूफ कर देना उनके सामने कि हम साइको होने का नाटक नहीं करते, हम एक्चुअल में साइको है, तब इनकी अकल 2 दिन में ठिकाने आ जाएंगे। अब जो मैं बोल रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म डबल हो सकता है, और वो ऐसे कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर घूमने जा रहे हैं उनको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दो, उनके हाथ में आर्म्स पकड़ाओ और शॉर्ट टर्म गन चलाने की ट्रेनिंग दो। ये निहत्ते जो ऐसे मरे, अगर उनके हाथ में एक छोटी सी पिस्तल भी होता तो ये कुत्ते की मौत टेररिस्ट को मारते। इंडिया में जज्बाती लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसे जज्बाती लोग हैं जो कि रशिया के लिए भी, रशिया से दोस्ती निभाने की खातिर रशिया में जाके लड़ने के लिए रेडी है। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर का मौका उनको मिले ना, हिंदुओं की लाइन लग जाएगी और जम्मू एंड कश्मीर में वो जाके ये प्रार्थना करेगा कि उनके समय भी कोई ऐसे कायर टेररिस्ट अटैक करे, और फिर कैसे इन टेररिस्ट को कुत्ते की मौत मारना है ये आप सिटीजन पे छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट आपकी कोई जरूरत भी नहीं है, आप बस सिटीजन को ट्रेन कर दीजिए। सिटीजन काफी है इन कायर कुत्तों को निपटाने के लिए। एक बार ट्रेनिंग देके एक पिस्तल, एक गन पकड़ा दो इंडियन सिटीजन्स को, जम्मू एंड कश्मीर में जाने के लिए इंडियंस की लाइन लग जाएगी। अगर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसे टेररिस्ट अटैक से कैसे डील करता, कैसे जो ये हिंदू मुस्लिम जो भी इशू है उसको रातों रात सॉल्व करता बिना किसी ब्लड शेड के। ना हिंदूज मरते ना मुस्लिम्स मरते, और कैसे किस तरीके से डेमोग्राफी को मेंटेन करता, वो अगर आप चाहे तो इस चैनल में देख सकते हैं। कल रात 8 बजे वो अपलोड होगा। चैनल का नाम है सर्वथा विचारशील। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रात 8 बजे वो वीडियो मैं रिलीज करूंगा। एनीवेज, आज देखते हैं कि बांग्लादेशी लोगों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। पहले हम इंडस ट्रीटी जो कैंसिल किया है इंडिया ने, आज ही जो खबर आया है, वो हम देखते हैं कि उसके ऊपर बांग्लादेशी मीडिया और लोगों का क्या रिएक्शन था। और उसके बाद इन्होंने एक लंबी सी 7 मिनट का वीडियो बनाया है, ये प्रूव करने के लिए कि शायद ये इंडिया की कोई साजिश है। ये पूरा जो वाकया था ये एक महज एक ड्रामा था, एक साजिश है इंडिया की, एक इंडिया की नाटक था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और वक्फ बिल से लोगों की ध्यान हटाने के लिए। इनके ऊपर बाकायदा इन्होंने 7 मिनट का एक वीडियो बनाया है। तो पहले हम इंडस ट्रीटी वाला वीडियोस देख लेते हैं, उसके ऊपर क्या रिएक्शन था, क्या कमेंट्स थे लोगों के, और उसके बाद हम जो ये 7 मिनट की जो वीडियो है और 2 छोटे छोटे रिपोर्ट्स है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने इंडी वर्ल्ड के अलावा भी बहुत सारे दूसरे चैनल्स को भी एस्टैब्लिश किया है। अगर आपको मेरे साथ पार्टनरशिप में कोई नया चैनल स्टार्ट करना है या फिर मेरे एग्जिस्टिंग चैनल्स में पार्टनरशिप करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। भारत नियंत्रित इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में पाकिस्तान ने जो टूरिस्ट पे हमले किए, उसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। बंद किया है वाघा बॉर्डर को, और साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को अनिर्दिष्ट काल के लिए स्थगित कर दिया है भारत ने। पाकिस्तानियों के लिए सार्क वीजा कैंसिल किया है और 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानियों को भारत खाली करने का ऑर्डर दिया है भारत सरकार ने। इसके अलावा न्यू दिल्ली के हाई कमीशन में जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनको यूजलेस घोषित किया गया है
और उनको 1 हफ्ते के अंदर भारत खाली करने के लिए कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कमीशन से भी भारत अपने नेशनल एडवाइजर्स को विथड्रॉ कर रहा है। वहाँ 55 में से अब सिर्फ 30 भारतीय नेशनल एडवाइजर्स ही रहेंगे। নয়াদিল্লির পাকিস্তানি দূতাবাসের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে একই সিদ্ধান্ত। বুধবার वेंसडे को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग के बाद ये सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए। खैर ये तो था एक एडुकेटेड बांग्लादेशी चैनल। जैसा चैनल सब्सक्राइबर बेस भी वैसा ही है। कमेंट सेक्शन में टू माय सरप्राइज ज़्यादातर जो बांग्लादेशी थे वो इंडिया को समर्थन कर रहे थे। ये बहुत ही रेयर है, बहुत रेयरली किसी चैनल में देखने को मिलता है। तो चैनल जैसा होता है सब्सक्राइबर भी उसका वैसा ही होता है। खैर ये कमेंट सेक्शन में मैं बाद में जाऊँगा। फिलहाल एक अब एडुकेटेड देखें, अब जाहिल भी देखना बनता है जो कि 90% बांग्लादेशी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी उनकी जाहिल मतलब लोग बोले, बांग्लादेशी कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करें फिर भी समझ में आता है, लेकिन जब मीडिया वाले भी ऐसे रिपोर्टिंग करें तो मतलब समझ में आता है कि सिर्फ आम जनता ही नहीं, उनके बड़े बड़े जो लेवल में हैं मीडिया, पॉलिटिशियंस, ये भी एक से एक बड़े जाहिल गवार है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की ताज़ा जानकारी और इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी सतीर्थ कर्मकार। सतीर्थ, आपका अब विदेश कार्यक्रम में स्वागत है। जिस रिपोर्ट का पैकेज अभी हम देख रहे थे उसी के आधार पर कहना चाहेंगे कि यह एक भयावह आतंकवादी हमला था जिसकी खबर से पूरे विश्व में सनसनी फैल गई है। यह क्षेत्र भारतीय सुरक्षा वाहिनी के नियंत्रण में माना जाता है। ऐसे एक सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में इस प्रकार का भीषण आतंकी हमला होना कई सवाल खड़े करता है। विशेष रूप से सुरक्षा बलों की विफलता कितनी हद तक जिम्मेदार, इस प्रश्न से ही आज की चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। निरापत्ता बाहिनीर सुरक्षा बलों की इस विफलता का पहला संकेत हमें तब मिला जब कल इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि उन्हें इस हमले से जितना दुख नहीं हुआ उससे कहीं अधिक वे इस अप्रत्याशित हमले से स्तब्ध रह गए। ये स्पष्ट संकेत करता है कि खुफिया एजेंसियों के पास इस हमले को लेकर कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, सेना के पास भी कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। जिन 3 स्थानों की बात की जा रही है, हमला हुआ है पहलगाम में, लेकिन पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग ये तीनों ही क्षेत्र इतने दुर्गम हैं कि वहाँ कोई वाहन भी नहीं पहुँच सकता। केवल पैदल चलकर या घोड़े की सवारी से ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। और ये वही स्थान है जहाँ भारतीय सेना की कई बंकरें मौजूद हैं। पूरा क्षेत्र सुरक्षा कवच में ढका हुआ माना जाता है। हमें यह भी पता है कि हर साल लगभग 2 से 2.5 करोड़ पर्यटक इन क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। ऐसे एक संवेदनशील और संरक्षित इलाके में इस तरह का संगठित हमला होना चौंकाने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमले से पहले किसी भी हथियारबंद व्यक्ति को देखा नहीं गया। इस तरह का यह गुरिल्ला स्टाइल हमला, जिसके बारे में न कोई खुफिया सूचना थी, न ही यह स्पष्ट हो पा रहा है कि हमलावर इतने भारी हथियार लेकर इस दुर्गम इलाके में आखिर कैसे पहुंचे। हमने यह भी देखा कि हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह गुलमर्ग रवाना होने से पहले अपने आवास पर कानून व्यवस्था से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब यात्रा से लौटते ही एयरपोर्ट पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की इन त्वरित पहल से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बारे में न तो खुफिया विभाग को कोई सूचना थी, न ही भारतीय सेना के पास इस तरह की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई पूर्व तैयारी थी। बहुत कोई इसे बीजेपी सरकार द्वारा सजाई हुई एक प्री प्लान्ड ड्रामा मान रहे हैं। हमले की प्रकृति देखकर अधिकांश लोगों की यही धारणा बन रही है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट भी इस मामले में पूरी तरह से जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ऐसे में आपका क्या मानना है? इस स्थिति और इस स्थान को देखते हुए आपके पास क्या उत्तर है? भारतीय मीडिया में इस हमले के बाद 2 तरह की नैरेटिव देखने को मिल रही हैं। एक और है मोदी सरकार की वो दिशा जहां से ये संकेत मिल रहा है कि यह हमला पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। सरकार का यह भी कहना है कि इस हमले का मकसद क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस पैदा करना हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस समय ये हमला हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में मौजूद थे। साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उस समय 4 दिवसीय भारत यात्रा पर थे। यानी भारत की विदेश नीति उस समय बेहद सक्रिय और संवेदनशील चरण में थी। ऐसे समय में इस प्रकार का हमला निश्चित रूप से भारत में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। रिपोर्टों के अनुसार हमले के समय घटनास्थल पर 2 यूरोपीय नागरिक मौजूद थे। इनके अलावा एक पर्यटक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से
और एक अन्य किसी अन्य देश से थे। कुल मिलाकर 4 विदेशी पर्यटक उस वक्त वहां उपस्थित थे। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। अब जब इस तरह का हमला देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लक्षित कर किया गया है तो ये स्वाभाविक है कि मोदी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में भाजपा ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये हमला पूरी तरह से पर्पसफुल और प्री प्लान्ड था। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का समर्थन है, लेकिन इस पूरे नैरेटिव का एक दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है। कई विश्लेषक ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये हमला इतना अधिक प्लान्ड और फिल्मी अंदाज का प्रतीत होता है कि ये मानो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। अगर आप आई विटनेसेस की गवाही सुने तो वे बता रहे हैं कि हमलावरों ने लोगों से उनका धर्म पूछा, महिलाओं को छोड़ दिया गया और एक व्यक्ति को जान से न मारते हुए कहा गया, तुझे नहीं मारेंगे, तू जाकर मोदी को बता देना कि हमने ये हमला किया है। इन घटनाक्रमों से ये हमला एक सजाई हुई प्री प्लान्ड इंटेंशनल नाटक जैसा लगता है, एक ऐसा खाका जिसे पहले से तैयार किया गया हो और जो बेहद अनुमानित हो। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये हमला इतना प्लान्ड था तो खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सेना के किसी भी गश्ती दल ने किसी संदिग्ध को क्यों नहीं पकड़ा? इस हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फोर्स संगठन ने लेने का दावा किया है, जिसे लश्कर ए तैयबा की एक छाया इकाई माना जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये संगठन वास्तव में इस स्तर का हमला करने में सक्षम है? बार बार इस ओर इशारा किया जा रहा है कि हो सकता है इस हमले के पीछे कोई और ताकत हो। हालांकि अब तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। और एक और अहम बात जिसे लेकर भी काफी भ्रम है वो ये कि इस संगठन ने कथित रूप से हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे BBC, CNN या गार्जियन इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। वे केवल ये कह रहे हैं कि संगठन ने जिम्मेदारी ली है, पर यह स्पष्ट नहीं है कि ये दावा किसी आधिकारिक बयान, पोस्ट या वीडियो के जरिए किया गया है या नहीं, और अगर किया भी गया है तो उसकी सत्यता की पुष्टि संभव नहीं हुई है। इसीलिए पूरी स्थिति को लेकर कई तरह की अस्पष्टता और संदेह बने हुए हैं। अंत में जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं वो है हाल ही में वाकफ से जुड़ा मामला, जिसे लेकर भारत में काफी हलचल मची हुई है। और ठीक ऐसे सेंसिटिव टाइम में इस तरह का भयावह आतंकी हमला सामने आया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भारत में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ने की आशंका है? हमने देखा है कि कई सुरक्षा विश्लेषकों ने इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। तो सवाल ये है कि क्या ये आशंका वाकई में गंभीर है और इसके क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं? आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर टूरिस्ट पर इस तरह के भयानक हमले बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी कोई हमला होता है तो उससे पहले जो सवाल उठता है वो है धार्मिक विभाजन का। हमने देखा है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, दो प्रमुख धार्मिक समुदायों के बीच अक्सर एक प्रकार का वैचारिक और सामाजिक विभाजन उभर आता है। यही कारण है कि अब ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि क्या ये हमला प्री प्लान्ड था, क्या इसके पीछे कोई सांप्रदायिक सिद्धांत छिपी है। और ये चर्चा वक्फ विवाद के संदर्भ में हो रही है। हम जानते हैं कि मुसलमानों द्वारा धर्मार्थ दान की गई संपत्ति को वक्फ कहा जाता है। भारतीय संविधान के तहत वक्फ संपत्ति के उपयोग का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास होता है, जो ये तय करता है कि ये संपत्ति मस्जिद, मदरसे या अन्य धार्मिक कार्यों में उपयोग होगी। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार, जिसे अक्सर हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है और जिसने मुख्य रूप से हिंदू वोट बैंक के आधार पर सत्ता में जगह बनाई है, अब ये प्रयास कर रही है कि वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण सरकार के हाथों में आ जाए। यानी मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई इन संपत्तियों का उपयोग अब सरकार तय करेगी कि किस क्षेत्र में और कैसे होगा। यही कारण है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के भीतर इस समय एक असंतोष और बेचैनी का माहौल बन रहा है। वे स्वयं को एक माइनॉरिटी के रूप में दमन और हाशिए पर लाने की प्रक्रिया का हिस्सा मान रहे हैं। ये भावना अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होती जा रही है। भारतीय मीडिया बार बार ये संकेत दे रही है कि ये हमला धार्मिक रूप से प्रेरित था। विशेष रूप से हिंदू तीर्थ यात्रियों को लक्षित करके उन्हें पहचान कर मारा गया, उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया। जब इस प्रकार के संकेत और विवरण मीडिया में सामने आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि देश के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक प्रकार का मतभेद और सामाजिक विभाजन पैदा होगा। इस पृष्ठभूमि में वक्फ विवाद को लेकर भी जो मौजूदा संवेदनशीलता है वो और गहराने की आशंका है। गेरुआ राजनीति से जुड़े वर्ग इस मुद्दे को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आशंका नजरअंदाज नहीं की जा सकती। हम देख चुके हैं कि वक्फ संपत्ति से जुड़े मुद्दे पर अदालत ने सुनवाई टाल दी है और ये विचार किया जा रहा है कि क्या कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आने वाले मामलों में निर्णय लेने का अधिकारी हो सकता है या नहीं।
सरकार और जुडिशियरी के बीच इस प्रश्न पर एक प्रकार का टकराव भी देखा जा रहा है। ऐसे में जब कश्मीर में इस तरह की हिंसक घटना घटती है और मीडिया एवं सोशल मीडिया पर उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है, तो इससे ये संकेत मिलते हैं कि भारत एक बार फिर कम्युनल पोलराइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत तो एगोচ্ছে मुक्ति। सतीर्थ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। তো ছিলেন সহকর্মী সতীর্থ কর্ম। तो सबसे पहले शोबुच मोदक ने कमेंट किया कि सिंधु के पानी को लेके आप कहीं भी जाना हो जाए, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, इस्लामिक संगठन हो, इंटरनेशनल कोर्ट हो, चाइना, अमेरिका, यूरोप हो, किसी भी जगह पे जा सकते हो। इंडिया इस बार तैयार होके ही मैदान पे उतरा है। उसके बाद देवाशीष देवा ने लिखा है कि मुल्ला मुक्त पाकिस्तान चाहिए। उसके बाद आलिफ आरोही ने लिखा है कि बांग्लादेश जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। उसके बाद मोहम्मद MGH ने लिखा है कि इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद वॉइस ऑफ ट्रूथ ने लिखा है कि हम लोग भारत के साथ है, टेररिस्ट को सजा देने में कोई भी कसर बाकी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक्स मुस्लिम ने लिखा है कि धन्यवाद भारत को। उसके बाद बेबी टॉय यंग ने लिखा है कि इंडिया इतना बोल्ड और इतनी बड़ी डिसीजन ले सकता है, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शाफिकुल इस्लाम ने लिखा है कि इंडिया ने बिल्कुल सही काम किया है। उसके बाद MIR PV ने लिखा है कि इंडिया ने बहुत अच्छी चाल चली है। तो अभी तक कमेंट सेक्शन बहुत अच्छा जा रहा था, एडुकेटेड कुछ बांग्लादेशी कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन अभी कमेंट सेक्शन में रिक्शा वाले की एंट्री हुई है। तो रिक्शा वाला मोहम्मद बेलाल ने लिखा है कि इससे भारत के अब्बू पाकिस्तान का एक बाल भी बाका नहीं होगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बाल बाका तो नहीं होगा, ना भी हो सकता है, लेकिन पानी के बिना हर पाकिस्तानी जटाधारी जरूर हो जाएगा और हर पाकिस्तानी के सर जुओं के प्लेग्राउंड में बदल जाएगा। वैसे मैं बोल भी किसे रहा हूं, बांग्लादेश और पाकिस्तानी इस लेवल के गीदर है कि वो तो ऑलरेडी इसमें हैबिचुएटेड है। जो लोग पानी रहते भी ऐसे गीदरों की तरह रहते हैं, वो पानी के बिना किस लेवल के गीदर बन जाएंगे, हम इंडियंस वो अच्छी तरीके से गेस कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद राना खान ने कमेंट किया कि गाजा में जो लोग इनोसेंट सिविलियंस के मौत पे जश्न मना रहे थे, आज उनके ऊपर ही खुदा का कहर बरसा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इजराइल के सिविलियंस, इजराइल के इनोसेंट सिविलियंस को किसने पहले हमला किया था? तुम लोग हर बार ये प्रूव कर देते हो कि तुम्हारी मौत पे पूरी दुनिया जश्न क्यों मनाती है, क्योंकि तुम्हारी मौत इंसानियत की जिंदा रहने की प्रतीक है। अगर तुम जिंदा रहे तो इंसानियत मर जाएगा। उसके बाद मिस्टर क्रोबेल ने लिखा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई। जिसके रिप्लाई में रेवात हसन ने लिखा है कि अब तुम लोग इस लेवल पे आ चुके हो कि तुम लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। आई एम स्पीचलेस, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये बात मैं एक बांग्लादेशी मुस्लिम होकर कह रहा हूं। उसके बाद मिस्टर क्रोबेल को ही रिप्लाई करते हुए शफीकुल इस्लाम ने लिखा है कि 1971 में किसने हमारी मदद की थी ये भूल गए। इनको रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुम लोग जो भी रैशनल बांग्लादेशीज बचे हुए हो, तुम लोग मिलके इन पागलों को सही रास्ते में लाओ, नहीं तो ये लोग खुद तो डूबेंगे ही, साथ में तुम लोगों को भी लेके डूबेंगे। उसके बाद गेम प्ले ने लिखा है कि मोदी के नाटक के लिए जनरल हिंदू लोग मारे गए। उसके बाद मीनाजुर रहमान ने कमेंट किया कि इंसान पावर में रहने के लिए कितना नाटक सजा सकता है और कितने लोगों की हत्या कर सकते हैं, ये घटना उसी को दर्शाता है। जिसके रिप्लाई में, इन दोनों के ही रिप्लाई में मैंने एक ही चीज लिखा है कि चिंता मत कर भाई, नेक्स्ट नाटक जो होगा उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को डेड बॉडी का रोल मिलेगा। सबसे पहले तमीम अहमद ने लिखा है कि ये एक प्री प्लान अटैक है, इसे इंडियन सरकार का समर्थन है। उसके बाद अहमदुल ने लिखा है कि शांति सेनाएं भेजने की जरूरत है, भारत में अब कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके बाद शाकर ने लिखा है कि भारत ने ये काम स्वयं किया, अमेरिका से सहायता प्राप्त करने के लिए। उसके बाद मासूम बिल्ला ने लिखा है कि मोदी की कुर्सी के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। उसके बाद सजट होसन ने लिखा है कि कश्मीर आजाद होगा ही होगा। उसके बाद महबूबुर रहमान ने लिखा है कि इसे आतंकवादी हमला नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स द्वारा किया गया हमला कहा जाना चाहिए। उसके बाद प्रिंस राकिब ने लिखा है कि कश्मीर को विश्व में इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट शुआग अली शक ने लिखा है कि उनकी सेना के सीआई क्या चूसते हुए बैठे थे। नेक्स्ट MD बायाजिद रोनी ने लिखा है कि भारत की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश से सेना भेजी जानी चाहिए। उसके बाद MD टसिन ने लिखा है कि इसमें शेख हसीना की हाथ है। उसके बाद ब्लैक डायमंड ने लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद महरूफ होसन ने लिखा है कि कहा का रॉ कोई सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सका। उसके बाद वेरियस ने लिखा है कि बॉलीवुड को एक नई फिल्मी कहानी मिल गई है। उसके बाद अलोन ने लिखा है कि इस्लाम की शांति ऐसे बरसी है। उसके बाद इकरामुल साबिर ने लिखा है कि इसके लिए पूरी तरह मोदी जिम्मेदार है। उसके बाद अब्दुल्लाह आमान ने लिखा है कि UN की निगरानी में भारत में एक शांति सेना तैनात की जानी चाहिए। उसके बाद काउसर होसन ने लिखा है कि भारतीय सेना सीधे हमले में शामिल थी।
उसके बाद द आर्थ ने लिखा है कि मैंने इन आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों के कारण इस्लाम छोड़ दिया। उसके बाद एक्सजियान ने लिखा है कि ऐसा तब होता है जब आप अपने देश के बारे में नहीं सोचते और दूसरे देशों के पीछे भागते हैं। उसके बाद एमडी फरूख ने लिखा है कि हम मुसलमान इस दुनिया के कैंसर हैं, कौन इससे सहमत है। उसके बाद जाहिद खान ने लिखा है कि फ्रीडम फाइटर कहो, आतंकवादी नहीं। उसके बाद गाजी फारहद ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमलावर निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। उसके बाद खालिद हसन ने लिखा है कि ये भारतीय सेना का काम है। उसके बाद अबू ताहेर ने लिखा है कि मोदी जी ड्रामा कम करो, मुसलमानों पर अत्याचार बंद करो। उसके बाद मीजन रहमान ने लिखा है कि बॉयकॉट मोदी गवर्नमेंट। उसके बाद मसरूल शेख ने लिखा है कि ये भारत का अरेंज्ड ड्रामा है। उसके बाद आलमगू ने लिखा है कि भारतीय सेना का नया ड्रामा, अब आम कश्मीरियों की हत्या जारी रहेगी। उसके बाद महबूबुर रहमान ने लिखा है कि ये कमीने फिर से बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। उसके बाद एमडी जमान ने लिखा है कि पाप के परिणाम शुरू हो गए हैं। उसके बाद मोहम्मद फोरकान ने लिखा है कि अब से मैं कहता हूं, भारत जल्दी ठीक हो जाओ। माइनॉरिटी को लेकर इंडिया में जो कुछ हो रहा है, हम उसे आसपास के सभी मुस्लिम देशों से देख रहे हैं, और यदि आप इंडिया में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार नहीं रोकते हैं तो हम इंडिया को उचित शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वन साइन ने लिखा है कि ये रॉ का काम है।